में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने प्री का एग्जाम दिया है, उनके मन में ये चीज भी आ रही है कि भाई प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का। तो देखो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन जो लगाया जाता है, जो कट ऑफ जैसे मतलब कई साइट हैं जो अपनी कट ऑफ जारी करती हैं, उनका एक रीजन ये होता है कि उनके पास एक बड़ा डाटा होता है। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे कितना डाटा है, मान के हम कोई भी चीज बता सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब मेरे को जो अभी मिले हैं 4 से 5 स्टूडेंट जो मिले हैं, उनके 160 प्लस नंबर है, रो स्कोर 160 प्लस है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 100 के आसपास है, कोई 120 के आसपास है। 2000 आपको प्री और मेंस के बीच में लगभग आपके पास 2 महीने का टाइमिंग है। रिजल्ट की हम बात करें तो सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, अभी रो स्कोर आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, मार्क्स बढ़ेंगे। लगभग आपका 20 सितंबर के करीब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और उस 20 सितंबर के करीब रिजल्ट आते ही लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका मेंस का एग्जाम होगा। महीना ये कौन सा चल रहा है, अगस्त का। आपके पास वही 2 से 2.5 महीने का टाइमिंग है। और दोस्तों हम बात करें कि एसएससी सीजीएल आज के टाइम पे यदि वास्तव में सबसे सरल और सबसे फास्ट यदि कोई प्रोसेस है तो वो एसएससी सीजीएल की है। 2022 की हम बात करें, प्री का एग्जाम दिसंबर में हुआ, मेंस का एग्जाम मार्च में हुआ, रिजल्ट आया 13 मई को रिजल्ट आया था। और उसके बाद में जून में तो ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, हाँ, हालांकि जैसे इनकम टैक्स वालों को मिल गई है, जो डबल ए ऑडिट वाली जो पोस्ट है या जीएसटी की जो पोस्ट है, उन लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बाकी सब लोगों को लगभग जून जुलाई में ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। आप सोच सकते हो कि आपने प्रीलिम्स का एग्जाम यदि दिसंबर में दिया है और आपको 6 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट वगैरह सब कुछ आके आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, यही 2023, क्योंकि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं एसएससी के पास। पहले क्या होता था, प्री का एग्जाम हुआ, प्री के बाद में मेंस हुआ, फिर टीयर 3 हुआ, टीयर 4 हुआ, फिर उसके मार्क्स आए, फिर उसके बाद में मतलब इतना एक लंबा प्रोसेस था कि 1 से 1.5 से 2 साल के से पहले एसएससी में ज्वाइनिंग नहीं मिलती थी। ठीक है, अब आपका 6 से 7 महीने का आपका जो प्रोसेस है, उसी 6 से 7 महीने में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। अब हम बात करें देखो मेंस की। मेंस की कभी भी एक बात हमेशा याद रखना कि मेंस कभी पढ़ने के लिए होता ही नहीं है। मेंस में पढ़ा नहीं जाता है, मेंस में की जाती है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जो पढ़ना है, जो सीखना है, वो सब कुछ प्री में सीखना है। आप यदि कोई भी थ्योरी बैच लेते हो, चाहे भले वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, इसका मतलब आप मेंस के एस्पिरेंट नहीं हो। ठीक है, आज के टाइम पे यदि आप कोई भी सब्जेक्ट का ऑनलाइन ऑफलाइन यदि कहीं पर भी आप कोई थ्योरी बैच ज्वाइन करते हो, इसका मतलब आप उस लाइन से पहले ही आउट हो चुके हो। ठीक है, एसएससी मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। मैं एक टीचर के बिहाफ पर, और मैं इतने सारे स्टूडेंट के साथ रहा हूं, पर सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट के साथ मैं रहा हूं, तो मैं उस बिहाफ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेंस के टाइम पे ग्रामर को पढ़ते हैं। ग्रामर तो पढ़ने की चीज ही नहीं होती है। ग्रामर का तो कितना वेटेज आता है मेंस में, होता है आपके पैसेज हैं, पैराजंबल हैं, पीक्यूआरएस है, वोकैब का सेक्शन, प्रीवियस ईयर की तो जो वोकैब उसको तो चाट जाओ एकदम से। ठीक है, उसमें तो कोई भी ऐसी बात होनी नहीं चाहिए जो आपको नहीं आए। तो मैं ये चीज जो है ये स्ट्रेटजी कहलाती है। इसी के लिए ही आप लोगों को उन स्टूडेंट से मिलाया जाता है कि जिन स्टूडेंट ने मेंस क्वालिफाई किया। हालांकि मैंने परसों ही ये बात सोची कि चलो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर 120 नंबर है, सर 130 नंबर है, कट ऑफ क्या रहेगी। उस कट ऑफ के बारे में तो हम बात कर ही लेंगे, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। जो भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जब 2022 का सेमिनार था उस टाइम पे भी हमने कट ऑफ बताई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दी कट ऑफ वही कट ऑफ रह जाएगी। ठीक है, आज के टाइम पर यदि कोई भी स्टूडेंट, मैं रो स्कोर की यदि हम बात करें तो आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि जनरल कैटेगरी का है, यूआर कैटेगरी का है, और यदि उसका रो स्कोर, क्योंकि अब आपको पता है नॉर्मलाइज स्कोर होगा, किसी के 10 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 15 नंबर बढ़ेंगे, तो हम रो स्कोर के बिहाफ पर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपके मार्क्स कम है, 100 नंबर वाले का भी प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ये भी डिपेंड करेगा कि हो सकता है 140 नंबर वाले का भी प्री क्वालिफाई नहीं हो, तो ये डिपेंड करेगा कि किस दिन आपका एग्जाम था। ठीक है,
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम है, इस नॉर्मलाइजेशन के कोई पैमाने नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते कि किस तरीके से नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया जाता है, हम किस सेक्शन को करें, मतलब हम नहीं बता सकते। सब लोगों के अपने अपने अंदाजे हैं। तो मैं आपको ये बात मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि ये डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर। आज भले ही मैं दोबारा ये चीज बोलूंगा कि किसी के 100 नंबर है उसका भी प्री क्वालिफाई हो सकता है, और किसी के 135 140 नंबर हो सकता है उसका प्री क्वालिफाई नहीं हो। तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर। आप अपनी तैयारी ये सोचकर मत करो कि प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद में आप मेंस दोगे। मेंस में कुछ अलग तो पढ़ने के लिए है ही नहीं। मेंस सिर्फ और सिर्फ होता है प्रैक्टिस का, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मेंस के टाइम पर ही सबसे ज्यादा भटकाव होते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो मेरे 4 साल पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे 2022 में मेरी ऐसी उम्मीद थी कि वो तो 100% एक अच्छा स्कोर करके आएंगे, लेकिन उनका पीए की पोस्ट पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेंस के टाइम पर सबसे ज्यादा भटकाव आपको मिलेंगे, प्री के टाइम पर नहीं मिलेंगे, मेंस के टाइम पर मिलेंगे। कैसे भटकाव? कैसे कि जैसे आपने प्री पास कर लिया तो आपको ये लगता है कि आप पता नहीं क्या पढ़ लो जिससे आपका मेंस मिल जाए। आप जो पर्टिकुलर चीज पढ़ रहे हो, जिन चीजों से क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़कर आप नई नए सिलेबस पर, नई नई किताबों पर चले जाते हो। और यही कारण होता है, इस लाइन में सिर्फ वो स्टूडेंट होते हैं जिनका मेंस क्लियर नहीं होता। ये सिर्फ वही पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह भटक जाते हैं। क्योंकि देखो, जब तक कोई नई चीज नहीं बताएगा आप अपनी तैयारी शुरू ही नहीं करोगे। आज मान लो मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊं तो वो बिल्कुल कॉमन लगेगी, लेकिन मैं आपको शुरू में पूरा एक कहानी स्क्रिप्ट लिख के मैं आपको पहले डराऊं कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। आप जीएस जैसे सेक्शन है उसमें लूसेंट जैसे, आज तक की मैं आपको बात करूं कि लगभग इस मध्य प्रदेश, एमपीआर, छत्तीसगढ़ के इस रीजन में लगभग आज तक हमने एसएससी सीजीएल की बात करें तो लगभग हमने 400 से 450 सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में दे दिए हैं। लेकिन उनमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने लूसेंट की किताब को नहीं पढ़ा हो। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, लूसेंट तो एक कॉमन सी किताब है, पढ़ लेंगे, छोटी सी किताब है, अभी तो हम उससे पढ़ते हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है। नई चीजों के बिल्कुल हाथ मत लगाओ। मेंस में यदि किसी भी नई चीज को आपने छू लिया, आप मेंस की लाइन से बाहर हो गए। आपके पास जो है आप उन्हीं की प्रैक्टिस करो। जीएस जैसे सेक्शन है इसमें लूसेंट जैसी किताब को 10 से 12 बार पढ़ो, उसके बाद में वन लाइनर का नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले वन लाइनर लेके बैठे हो उसके बाद में आप लूसेंट पढ़ोगे। आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी यदि आपको जीएस में मार्क्स बनाने हैं तो। और जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये निर्धारित करेगा कि आपका मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैथमेटिक्स की हम बात करें, मैथमेटिक्स में सब कुछ चीजें आपको करवा रखी हैं। मैं यदि मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके मैथमेटिक्स में हमने 110% चीजें कवर कर रखी हैं। हमने 10% चीजें वो भी ले रखी है सीटों में जो हो सकता है एसएससी में कभी आई नहीं है। ठीक है, और आज के टाइम पे पहले मेंस और आज के मेंस में बहुत फर्क आ गया। मेंस आपका प्रीलिम्स से भी आसान एग्जाम मेंस का होता है, एसएससी सीएचएसएल से भी आसान एग्जाम आपका मेंस का होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। आप बात को समझिए, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज आपको 1 मिनट मिलेगी, तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। फिर भी आपको कंटेंट की जरूरत है, यदि मान लो रिवाइज करने की जरूरत है तो स्कॉलर्स की ऐप पर जो क्लास नोट्स हैं उसमें सारे के सारे क्लास नोट डाल रखे हैं, आप एक बार पहले उनको पढ़ो। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, भले ही जगह छोटी है और छोटी जगह पे आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, नहीं हम तो बड़ी जगह पे मूव करें, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। 2017 में ऑल इंडिया में जिसकी 2nd रैंक आई थी मैथमेटिक्स में, जिसका नाम विनय तोमर था, ऑल इंडिया में, वो भी इसी क्लासरूम में बैठने वाला स्टूडेंट था। ठीक है, इसके बाद में 2017 के बाद में 2018, 19, 20, 21, अब तो आजकल ये टाइम तो थोड़ा सोशल मीडिया का चल गया है, इसलिए बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि उन स्टूडेंट ने कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़ी थी, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। जबकि 2017 में तो ऐसा पेपर आता था कि आज के टाइम पे यदि 2017 वाला पेपर दे देना तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट 50% स्कोर भी नहीं कर पाए। एक लेवल
आता था पेपर का, लेकिन अब तो वो लेवल भी नहीं है। आप मैथमेटिक्स में अपने सीट को रिवाइज करें, सीट को पढ़ें, सिर्फ सीट को करें नहीं, सीटों को पढ़ें, ताकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको पता लगे कि इन क्वेश्चंस में ये बात पूछी गई है, इन क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन को थोड़ा कम कर दें, वोकैब के सेक्शन को ज्यादा करें, और बाकी अच्छी गाइडेंस आपको आपके इंग्लिश के टीचर दे सकते हैं। लेकिन मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से एक ही चीज आपको बताऊंगा कि ग्रामर में मेंस को कम कर दें, वोकैब प्रीवियस ईयर का जो वोकैब है उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा जो पेसेज वगैरह हैं इन सब की अच्छी प्रैक्टिस करें। जीएस के लिए लूसेंट पढ़ें। करंट अफेयर को एक बार छोड़ दीजिए, मैगजीन आपको जो मंथली मैगजीन होती है वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं लेके, यदि आपको कोई बुक की फॉर्म में मिलती है, भले चाहे आप स्कॉलर से लो चाहे किसी भी मार्केट से लो, हर महीने की जो करंट अफेयर वो जितनी पढ़ी जा सके एक्स्ट्रा टाइम में उतना पढ़ो। क्योंकि कुंवर श्याम जैसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने हजार वीडियो देखे थे करंट अफेयर के, लेकिन एक क्वेश्चन भी नहीं आया उनका करंट अफेयर में। अब करंट अफेयर में तो यही नहीं पता कि शुरुआत कहां से होती है। अब 2023 के एग्जाम में 2018 का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो करंट अफेयर नहीं बोला जा सकता। लेकिन आप किसी से भी पूछोगे तो वो एक अपना आइडिया तो जरूर देगा कि हाँ ठीक है आप इतना पढ़ लो, 6 महीने का पढ़ लो, 1 साल का पढ़ लो, 1.5 साल। इनको सेकेंडरी रखो करंट अफेयर को। रीजनिंग जैसा है सब्जेक्ट, रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, डेली सेट बना के प्रैक्टिस करो कि भाई आज 10 क्वेश्चन हमें कोलॉक के लेने हैं, 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के लेने हैं, 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के लेने हैं। 50-50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में कंसेप्ट क्लियर होंगे। यही एक मेंस की तैयारी होती है। आपको कोई भी थ्योरी बैच कहीं पर भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में आप डेली मॉक लगाओगे, मॉक में कोई भी नया क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि मॉक में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मेंस के आए हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपसे नहीं बने, या स्पेशली नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को एक अलग से डायरी बना के उस डायरी में लिखें। क्योंकि मान लो हर एक मॉक टेस्ट में आपने 3-4-5 क्वेश्चन भी लिख लिए जिन्होंने थोड़ा सा आपका रास्ता रोकने की कोशिश की जो आप नहीं कर पाए, तो ऐसे करते करते आप यदि 100 मॉक लगाओगे तो 100 मॉक में एक मॉक के 4 क्वेश्चन तो 100 मॉक के 400 क्वेश्चन हो गए हैं। और वो 400 क्वेश्चन ये मान लो कि वो क्वेश्चन है जो आपको औरों से आगे लेके जाएंगे। बाकी मेंस को यदि मेंस समझ के करोगे तैयारी तो कभी भी तैयारी नहीं होगी, मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। मेंस को सिर्फ प्रैक्टिस समझ के करोगे। आप सोचोगे मेंस है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उसका क्या मतलब है? जो आपके सामने है, आपके सामने ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, अखिल जैसे स्टूडेंट 165-170 नंबर इनकी प्रीलिम्स में आए हैं, तो इन्होंने भी वही काम किया है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री में इसने कुछ अलग काम किया। हो सकता है नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ के 10-15 नंबर और बढ़ के 180 नंबर भी हो जाए प्रीलिम्स का स्कोर, लेकिन आपके सामने ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हैं जिनके 100-110 नंबर भी हैं, तो सब बराबर हैं, एक लाइन में खड़े हैं। अब 2-2.5 महीने जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही दूसरों से आगे चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ, एक अच्छी पोस्ट के साथ, हालांकि मैंने जो स्टूडेंट यहाँ पर थे उनको ज्यादा इन्फॉर्म नहीं किया, जो 2-4 अभी थे उन सभी को मैंने कहा कि एक बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आके गाइड करें कि किस तरीके से हम तैयारी करें, है ना। और उनका इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही दूंगा, हो सकता है कि आप जानते हो कि नहीं जानते होंगे, लेकिन बाकी ये फोटो बाहर इसीलिए लगा रखी है कि ताकि सुबह शाम आप देखो तो आप अपने मन में यही एक सोच लेकर आओ कि हम भी यहाँ पर फोटो लगाएंगे। कैसे आप लोग सभी को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है? क्या क्या बनना है? डिविजनल अकाउंटेंट, बाकी सब कुछ अच्छा है। और जीएसटी, डीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप सभी बनेंगे, यही कामना है। आप चीज का ध्यान रखिए कि आप पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को फोकस आपका समुद्र है। आपको यूपीएससी के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो अभी आप, है ना, तो आप एसएससी के लिए कर रहे हो। एक सिलेक्टेड पोर्शन आता है एग्जाम में। मेन चीज हमारी क्या है कि हमें पढ़ना उतना ही लिमिटेड। 17 से मेरा सिलेक्शन हुआ था। सर का जो फर्स्ट बेस था स्कॉलर्स का, उससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। सर से पहले जहाँ सर पढ़ाते थे वहां से भी पढ़ा हुआ हूँ, सर से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो जब हमने पहली बार तैयारी करी थी तो सर ने एक ही चीज समझाई थी कि जब आप पढ़ाई करते हो तो एक लिमिटेड पोर्शन पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैथ से तो मैथ्स लिमिटेड नहीं है, इंग्लिश से इंग्लिश लिमिटेड नहीं है, जीएस से तो जीएस तो वास्ट है, जीएस में कितना कुछ है पढ़ने के लिए। तो आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपके एग्जाम में आएगा और आपको उस हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी है। आप में से बहुत सारे लोग अभी मेंस देने वाले हैं, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए भी आप तैयारी करें, काफी लोग सीजीएल, सीएचएसएल। तो आप चीजों का ध्यान रखें कि जब आप पढ़ाई करें तो विचलित नहीं होना है ना। दिशा की दिशा में जाओगे तो दिशा भटक जाओगे, तो है ना। दिशा की दिशा में नहीं जाना है ताकि हमारी दिशा सही दिशा में बनी रहे।
ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ाई करते हैं। जब मैं मेरे मेंस का बताता हूँ कि जब मैंने मेंस दिया 17 से मैं टीए सिलेक्टेड था, इंदौर में पोस्टिंग थी यहीं पर माणिकबाग पैलेस में, उस टाइम पे पढ़ाता भी था मैं। 18 से मेरा सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर में, 19 में मेरे 555 मार्क्स थे, शायद भोपाल को नहीं मिलता, वापस जीएसटी मिलता, तो मैंने डीवी स्किप किया था, तो 3 बार सिलेक्शन लिया और 17 से ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। आपको बता दूं कि मैं 17 से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, यहीं से इंदौर से मेरा कॉलेज था। तो ध्यान रखिएगा 2 महीने का टाइम था। जो सोचते हैं ना कि 1 साल लगता है सीजीएल में, 2 साल लगता है प्रीलिम्स निकालने के लिए, 2 महीने का टाइम था। जून में, मई में रिजल्ट आता है, सबको पता होगा, इंजीनियरिंग करिए मैकेनिकल, तो इंजीनियर है, तो 2 महीने का टाइम था, जून और जुलाई। मुझे याद है मेरा 19 अगस्त का पेपर था, प्रीलिम्स का पेपर 19 अगस्त 2017, और मई में मेरा एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया मई में, 26 मई को शायद एग्जाम सारे खत्म हुए। उस टाइम से लेके 2 महीने के टाइम पीरियड में प्रीलिम्स की तैयारी करी, और तैयारी ऐसे करी कि सुबह 10 बजे, मतलब जब लाइब्रेरी जाता था मैं 10 बजे सुबह, तो सुबह 10 बजे के बाद से शाम को, रात को 10 बजे के बीच में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, शाम को 6 से 7 का टाइम, और एक लंच का टाइम। एक वो बना के रखा था कि 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर चाय पी, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, चाय पी। वो एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए। जो आप 18-20 रुपए खर्च करते हो ना, तो एक ये आगे वाले नहीं सोच पाएंगे। तो एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए कि 2 घंटे बाद चाय पी, फिर 2 घंटे बाद चाय की, खाने का टाइम हो गया, खाने के बाद फिर, तो एक ऐसा पूरा एक बना के रखा था कि रात तक पढ़ाई करते समय बोर नहीं होना है। आप एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई करते हो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, ये प्रीलिम्स वालों के लिए पहले ना, और मेंस वालों के लिए भी, क्योंकि अब सेम हो गया है, सिलेबस तो सेम ही है लगभग। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करो कि मेंस की तैयारी कर रहे हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेंस के लिए सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर में भी मेंस होने वाला है, तो सिर्फ 2 महीने का टाइम रहता है। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी करो कि आपको मेंस में ज्यादा सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े। और याद ध्यान रखना है चीज को, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा, बकाया इसके कि आप 10 किताब को पढ़ रहे हो एक बार। आप हमेशा ध्यान रखना, एक किताब को बार बार पढ़ते हो तो आपको हमेशा कोई नई चीज मिलती है। आप क्लास नोट्स भी बनाते हो, जब आप रिवाइज करने जाते हो तो आप भूल जाते हो कि यार सर ने कैसे बताया था, पर जैसे आप खोलते हो आप देखते हो याद रहता है कि हाँ यार ये ऐसे किया था, और वही क्वेश्चन आपको क्लास में पूरा समझ में आया था, और जब नोट्स देखा तो आप भूल गए कि कैसे किया था। होता है ना ऐसा आपके साथ? उसका रीजन है कि हम घर जाके रिवाइज नहीं करते। आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको घर जाके 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। यदि जैसे मैथ्स का 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास हुई, आप घर जाके एक बार रिवीजन करोगे ना तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। आप एक बार उसको पेज पलटा के देख लोगे ना तो आपके दिमाग में अनकॉन्शियस, मतलब जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने क्या किया। तो उस चीज का ध्यान रखना कि यहां से जाके आप 10 मिनट रिवाइज कर लो। एक सब्जेक्ट को 10 मिनट मतलब 40 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज, एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़े जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मत करो कि मैथ्स पढ़ लिया 2 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, 2 घंटे जीएस पढ़ लिया। नहीं, आपको टॉपिक उठाना है कि आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा। तो टाइम एंड वर्क जब तक खत्म नहीं होता तब तक उठना नहीं है। जब तक टाइम एंड वर्क, और आप जब भी आप तैयारी करोगे मेंस के लिए कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो मेंस के लिए, आपको क्या करना है कि टाइम एंड वर्क जैसे आपने उठाया, आपने पहले क्लास नोट्स देखे एक बार कि क्लास नोट्स में पढ़ा क्या था, और मतलब मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन पर डे करना है। 100 क्वेश्चन बहुत कम है, लगभग शायद मेरे ख्याल में 1 घंटे में हो जाते हैं। 2 घंटे लग जाते क्या? हाँ, तो एक टाइमर लगाना। आप पढ़ाई करो मैथ्स के लिए, टाइमर लगाओ। देखो आपके एग्जाम में जो एग्जाम होती है, जो हमारे पास कंप्यूटर खुला होता है, जब हम देखते हैं ना तो कंप्यूटर में माइनस में चलता है टाइम। जैसे ही 1 घंटे का कोई एग्जाम है, प्रीलिम्स का पहले 1 घंटे का था जैसे, तो 1 घंटे के एग्जाम में वो 59 से स्टार्ट होता है। जैसे चालू हुआ और वहां देखते से लगता है 59 मिनट ही बचे हैं। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। जैसे हम 499 रुपीज का कुछ खरीदते हैं तो वो 500 का है, पर हमें क्या लगता है कि 400 रुपए का है। मतलब हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है। जब टाइम 59 दिखता है ना तो 2 मिनट तो वही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो चल रहा है, क्या हो रहा है। और स्टार्टिंग में माउस पकड़ोगे तो ऐसे घबराहट होने लग जाएगी। जब आप प्रीलिम्स का या मेंस का पेपर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। वो पूरा स्ट्रैटेजी है सब कुछ। हर पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता, याद रखना। जो स्ट्रैटेजी के साथ जाता है वही सिलेक्शन लेता है। पढ़ने वाले 100 है पर सिलेक्शन 10 लोगों का होगा। उसका रीजन है क्योंकि वो माइंड से प्रिपेयर है, उनका माइंडसेट सेट है कि उनको जब एग्जाम, जब पेपर खुलेगा, जैसे बोर्ड सामने आया, उनका टाइम की तरफ जा ही नहीं रहा दिमाग। उनको पता है कि मुझे पहला क्या अटेम्प्ट करना है, मैथ्स करना है, मैथ्स पे क्लिक कर दिया, रीजनिंग करना है, रीजनिंग पे क्लिक कर दिया।
जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली। बाकी मेरा सोचना ऐसा है कि पहले जीएस करना चाहिए, फिर उसके बाद रीजनिंग, जीएस करना चाहिए, फिर इंग्लिश करना चाहिए, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। क्योंकि जीएस 5 मिनट में हो जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं जीएस में मैक्सिमम। इंग्लिश 9-10 मिनट, क्योंकि आपको आती नहीं आती, तो इंग्लिश तो बहुत इजी आने लग गया आजकल वैसे भी, है ना। तो इंग्लिश वाला 9 मिनट या 10 मिनट। फिर रीजनिंग और मैथ्स में 2 चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज तो वो कि आपको कभी भी जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो वो वाले क्वेश्चन में आपको नहीं हाथ डालना है। यदि आप अटक गए ना और आपके ईगो पे आ गई बात कि नहीं कैसे अटक गए, ये तो करना ही पड़ेगा, अब तो ये नहीं किया तो भले एग्जाम चल रही, ये तो करना है, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज, जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसके क्वेश्चन को पहले मत छेड़ो। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जैसे मेरे लिए मिक्सचर एलिगेशन सरल सबसे इजी टॉपिक है, मिक्सचर एलिगेशन, वो मुझे डिफिकल्ट लगता था, वो मुझे देखते से लगता था कि मैं क्यों करना है मुझे ये, तो वो पहले मैं स्किप कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो टाइम लेगा, वो थोड़ा 2-3 मिनट ले लेगा, तो इसलिए मैं मिक्सचर एलिगेशन को क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है ना उसको आप मत हाथ लगाओ स्टार्टिंग में, आप उसको रुको, उसका वेट करो। मेंस में भी इस चीज का ध्यान रखना, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसको हाथ नहीं लगाना है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हाथ लगाना। पहले अटेम्प्ट मतलब एक बार गो थ्रू होना है, ठीक है। जो इजी लगता जा रहा है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, समझना बात को, 5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको पढ़ने में भी इतना टाइम लगेगा ना। इससे अच्छा 1 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा, जो 1 लाइन में पढ़ना है तो उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, सॉल्व करने के लिए कम टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले उठाना है, ताकि आप एक बार में, जैसे ह्यूमन मेंटेलिटी साइकोलॉजी का काम चल रहा है, पूरा साइकोलॉजी एग्जाम में यदि 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट है मेरे पास, 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट, मैंने इजी क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन इजी थे वो कर लिए 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो मेरा दिमाग चलेगा कि 10 क्वेश्चन करना है और मेरे पास 17-18 मिनट बचे हैं। आपको ऑटोमेटिक पेपर इजी लगने लग जाएगा, क्वेश्चन पेपर सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि जिस दिन नौकरी मिलेगी उस दिन पिताजी की आंख से आंसू आएंगे और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा होगा, और उससे अच्छा आपको जीवन में कभी फील नहीं हो सकता, महसूस नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो, राम राम सबको, कैसे हो सब? बढ़िया ही रहना है अभी तक, 2-4 महीने और बढ़िया रह लो, फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। सर ने तो काफी कुछ बता दिया है वैसे, अंकुश सर ने, फिर भी अगर बात करें तैयारी की तो मैंने जैसे चालू करी थी तो मेरा प्री हुआ था, पहला 19 में दिया था मैंने अटेम्प्ट, 18 में मैं यहाँ आया था, एंड में तैयारी चालू करी थी, मास्टर्स खत्म हुआ था मेरा। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, उनके लिए मैं बता दूं मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, बायो बैकग्राउंड से था मैं, तो मैथ्स मतलब समझ ही जाओ क्या ही चीज होगी। तो स्टार्टिंग करी मैंने, मास्टर्स करी, मास्टर्स के बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग करी, कोचिंग के बाद 2-4 महीने अच्छा बढ़िया बैठ के तैयारी करी, तो कोशिश करी कि नोट्स जो बनाए थे मैंने यहाँ से उनको कम से कम 8-8, 10-10 बार रिवाइज करा, उनको माइंड में पूरा बिठाया, क्योंकि जो यहाँ पे लगभग 80-90 क्वेश्चन एक टॉपिक से करवाते हैं, तो एक टॉपिक के 80-90 क्वेश्चन मतलब 80-90 पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गए, मतलब आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप आधी लाइन पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन को इस तरीके से ही सोल्व करना है, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपके नोट्स जो होंगे वो बार बार अपने को रिवाइज करना है। और फिर जब मेंस की बात आई थी तो मेंस में 2 ही थे हमारे, मैथ्स और इंग्लिश। मेंस के लिए मैंने शेड्यूल ये बनाया था कि मैं मॉर्निंग में उठता था 4:40 पे, तो अगर आप भी उठ सको तो बनाए, कोशिश करें रात में ना पढ़े, क्योंकि पेपर अपने को दिन में लेना है, दिमाग दिन में चलना चाहिए, रात में नहीं। कंसंट्रेशन रात में बना के बैठते हो और दिन में सो रहे हो मस्त, और एग्जाम देने जा रहे हो भूल हो गए। तो कोशिश करो सुबह का मतलब फोकस करो, 6 बजे उठो, जो भी हो टाइम, अगर मतलब उठने में कोशिश करो सुबह उठो। मैं तो नोवेल वगैरह पढ़ता था सुबह उठ के, IPM क्लब से स्टार्ट करा था, उसको ही देख के 5 बजे उठने की कोशिश करी मैंने। तो करना, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ना उसको, उससे क्या इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी होगी और जो पैसेज और क्लोज टेस्ट होंगे और ग्रामर में काम ही देगी वो। सर ने बोल दिया कितने क्वेश्चन लगाओ, मैथ में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, रीजनिंग में पढ़ो, लेकिन मन ही नहीं करता पढ़ने का, मन तो करता है बालाराम में घूमने का और रील देखने का, चाय सुट्टा बाहर जाने का। तो आपकी गलती नहीं है उसमें, गलती बिल्कुल भी नहीं है आपकी, मैं बताता हूँ किसकी गलती, गलती हमारे दिमाग की। देखो हमारे ह्यूमन का देखो हमारा ह्यूमन रिलेशन हुआ ना, उसका कितना हमारा हिस्ट्री है 2 लाख साल पुरानी, पता है किसी को कि कब से हम इस 200 के है ना 2 लाख ही हुए ना, तब से अभी धरती पे, तो हमारा दिमाग ना तभी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता, उसको बोल देते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम।
तो तब हमारा काम क्या था, मेन काम पता है, खाली खाना और सोना और सर्वाइवल, क्योंकि पहले जानवर रहते थे, हम जानवर के पीछे रहते थे, तो काम वही था हमारा कि खाना मिल जाए और हम सर्वाइव कर सके। तो दिमाग तो 2 लाख साल से अब यही पता है हमारे। अभी पढ़ना लिखना कब से स्टार्ट किया हमने, बताओ? हाँ 400 साल हुए हैं। तो 2 लाख साल से तो हम ये फॉलो कर रहे हैं, तब 400 साल हो गए। खुद ही सोच लो क्या हो जाएगा ब्रेन को। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग के सर के पीछे होता है, और जो ये वाला है ना, जब 4 साल से पढ़ना स्टार्ट किया, ये आगे होता है हमारा। तो ट्रेन किसकी है, तब कर ऐसा तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि घूमना फिरना खाना मिल जाए बस बहुत है, रील देख ली उसमें मजा आ गया, बाकी कुछ करना नहीं है, तो करना तो पड़ेगा। और इसको कैसे करें, तो मेन चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हो तो सब कुछ हो जाएगा। 2 चीज होती है, एक तो मोटिवेशन और एक होती है डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन तो मैं तो फेक मानता हूँ, कोई मतलब नहीं इसका। सब कोई बोलते हैं वीडियो देख लिया, कोई संदीप माहेश्वरी ये वो, तो सब फेक है, कुछ नहीं होता भाई। टाइम वेस्ट होगा, आपको 10 मिनट लगेगा, हाँ आप तो फ्लोट देंगे हम, अब तो हम आसमान में छेड़ते हैं, कुछ नहीं होता। फालतू एकदम बकवास। मुझे तो इतना गुस्सा आता है नहीं कि क्या बताऊं मैं, सच बोल रहा हूँ, आपको भी आता ही होगा, लगे थोड़ा सा तो आपको मतलब कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो मेन चीज होती है डिसिप्लिन। अगर आपको टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, टारगेट बेस्ट किया करो। हमें ऐसा नहीं कि मैं तो 5 बजे उठ जाऊंगा, आज 5 बजे उठ के फिर रात तक पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 दिन फॉलो करोगे, फिर वही हत्ती वाली बात हो जाएगी, फिर मतलब नहीं निकलेगा। टारगेट बेस्ट। जैसे मैथ का मुझे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लगाने हैं, स्टार्टिंग में तो 50 क्वेश्चन से काम चल जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको 100 क्वेश्चन तक ले जाना है। तो मैथ के 100 क्वेश्चन लगाने, कुछ भी हो। अब मैं 10 बजे उठूं या 12 बजे उठूं या सुबह 4 बजे उठूं 3 बजे उठूं, मुझे लगाना है 100 क्वेश्चन, बात खत्म। रीजनिंग का भी यही करना है, सेम विद इंग्लिश। और आपके 2-3 सब्जेक्ट और आ गए, एक जीएस बच गया। रीजनिंग में 100 क्वेश्चन। अब मेन सारी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, आपको 100 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे आपको, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको वोकैब डेली करनी है, और ग्रामर। और क्या बच गया इसमें, 2-3 चीज होती है। अभी मैं कुछ बता दूंगा, ये कंटेंट के ज्यादा बता दूंगा मैं। और जीएस में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है रोज। जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाया, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ भी, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्ध जैन ये सब उठाया, तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उसके सारे प्रीवियस ईयर उसी दिन लगाने। जैसे टॉपिक पढ़ लिया लिसेंट से, बुक एंड लिसेंट, ठीक है, ये आपको फॉलो करनी है। लिसेंट एक आती है मनोहर पांडे, ये बताते बताते मुझे 2-3 महीने हो गए, रोज यही बताता हूँ मैं, लिसेंट और मनोहर पांडे, ठीक है। इन 2 बुक में इसकी लैंग्वेज समझ में आया तो मनोहर पांडे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। ये आ रहा है सामने। तो टॉपिक वाइज पढ़ना, उसके पिनेकल प्रीवियस ईयर लगाने पिनेकल से। पहले सीधे में लगा जाना कि हम तो ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव से कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, छूट ही जाएगा कुछ ना कुछ। और ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो आ जाएगा, मुझे ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले थियरी पढ़नी पड़ेगी, मस्ट थियरी, बिना थियरी के कुछ नहीं होता। एक तो जी आप कंप्यूटर भी आ गया एक्स्ट्रा, कंप्यूटर भी आपको ऐसा मत सोच लेना कि एक बुक आती है तो 5000 एमसीक्यू है तो उससे एमसीक्यू से सिलेबस हो जाए, कभी नहीं होगा। आपको थियरी पढ़नी ही पड़ेगी, थियरी मस्ट है, किसी भी चीज की पढ़ो। तो ट्राई करना कि लिख लिख के पढ़ो, हमेशा कुछ भी लिखो, कुछ भी पढ़ लो, लिख लिख के पढ़ो, ठीक है। लिखना मस्ट है। और क्या बच गया, टाइपिंग। हाँ बुक, कंप्यूटर की बुक आती है क्या, रियल की? अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए थोड़ा और बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं बता सकता मैं आपको, आप अपने वाले लोगे तो बता दूंगा, है ना। तो अरियन की बुक आती है कंप्यूटर, इसकी 90 रुपए की आएगी, पढ़ लेना। उसमें 18 चैप्टर शायद, किसी ने पढ़ी है? नहीं, कितने चैप्टर है? 14 है ना, 14-15 चैप्टर है। तो रोज आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो आराम से, उसमें उसके 50-60 ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो आपको रोज पढ़ना है, एक चैप्टर रोज पढ़ो, उसके क्वेश्चन सेम डे लगाओ, आधा 1 घंटे में हो जाती है। छोटी बुक इतनी पतली थी, 90 रुपए की आती है, ले लेना, ठीक है। अभी से स्टार्ट करेगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको धोखा देके जाएगा पक्का। ट्रेंड वाला मीटिंग यही है, इसका 297 मार्क्स है मेंस में, अभी जो है ना पिछला, वो कट ऑफ गई थी 291, लेकिन उसका नहीं हुआ। कंप्यूटर में रह गया टाइपिंग, टाइपिंग अभी बताने रहा, टाइपिंग में वो एरर करके आया 6.25%, और कट ऑफ थी 5%। कितना याद है? 0.25%, सॉरी 0.15, 1.75, ठीक है। इतना ज्यादा किया और उसकी जॉब नहीं लगी, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना। और बहुत सारे देखे 320-330 वाले, जिनका उसमें नहीं रहा है कुछ, तो कंप्यूटर को हमने लाइटली लिया। कंप्यूटर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ऐसा सोचना मुझे क्वालिफाइंग हम तो कर लेंगे, नहीं होगा भाई, ठीक है, बोल रहा हूँ नहीं होगा। कंप्यूटर को सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा। टाइपिंग को भी, टाइपिंग का बताया नहीं, 6.25 करके आया एरर, क्यों करके आया? उसने 2070 टाइप कर दिए, 2070 करने के थे 2000, 3 लाइन रिपीट कर दी उसने, 3 लाइन रिपीट करने में बाहर हो गया, क्योंकि एरर जो 2070 है ना, 70 इसका, इसकी डबल एरर काउंट हुई, तो 140 एरर हो गई, और 6.5% बन गई, 6.5%, ठीक है। अभी बहुत ध्यान रखना। टाइपिंग बता देता हूँ मैं, टाइपिंग की 3 साइड है, तो टाइपिंग बाबा, एक है सोनी टाइपिंग और एक है टिप 10।
स्टार्ट आप टिप से करना, इससे स्टार्ट करना, इससे आप सीख जाओगे कि उंगली कैसे रखनी है, कौन सा कहाँ आता है, ठीक है, ये सब इससे सीख जाओगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पैसेज वो मिल जाएंगे, आप उनको वहां से कॉपी करो, इन दोनों पे टेस्ट करो। दोनों के ऐप भी आते हैं, साइड भी है, ऐप डाउनलोड कर लेना है ना, इन दोनों के टाइपिंग और सभी टाइपिंग के ये डाउनलोड कर लेना दोनों के, इससे अच्छी हो जाएगी। स्टार्ट इससे करना, यहाँ से सीख लेना पड़ना कि करना कैसे, हाथ इसके से जमाने देख देख के भी कर सकते हो। टाइपिंग चाहिए होती है मिनिमम 35 की, 35 वर्ड पर मिनट, इतनी तो मस्ट है, क्योंकि आप जब टाइपिंग करोगे ना हॉल में तो पता नहीं भयंकर आवाज आती है, इतने सारे जैसे आप बैठे हो सबके पास कीबोर्ड होगा, इतनी खतरनाक आवाज आएगी ना, जो मेन से क्या है उसको तो पता ही होगा। तो लास्ट में मेरी स्पीड थी, मेरी तो 32-33 आती थी, मेरा बता देता हूँ मैं, 33 की स्पीड आती थी, मैक्सिमम इतनी हुई थी मेरी, मैंने 13 मिनट में कर लिया था। लेकिन लास्ट के जो 10 मिनट हुए, 10 के बाद में 11 मिनट मेरी उंगलियां उठना ही बंद हो गई थी, काम नहीं कर रही बिल्कुल, आवाज इतनी आ रही है, प्रेशर इतना है। आपको स्पीड मिनिमम 35 की तो रखनी है, तब जाके आप कर पाओगे। फिर मेरा 13 मिनट में हो गया था, लास्ट के 2 मिनट मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर हैंडल करना एग्जाम में सबसे बड़ी चीज है। मेन सा मेरे साथ होता है, वो भी बता देता हूँ मैं, कि एग्जाम में काम क्यों रहना तो जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेन का 3 मार्क्स की थी, मेरी शिफ्ट टफेस्ट थी। तो पहला क्वेश्चन आया था साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, ठीक है, तो उसमें डायग्राम ऐसा बनाना था मुझे, ये वाला, और मैंने बना दिया क्वेश्चन भर के ऑपोजिट, बिल्कुल दोनों एंगल मैंने ऊपर बना दिए, यहाँ मेरा आंसर आ ही नहीं रहा, ठीक है, 1.5 मिनट इसमें चला गया और आंसर आया नहीं। फिर मैंने चेंज किया, चलो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ। मैंने रीजनिंग के 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन में एक भी नहीं बना, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, मैं 4 मिनट हो गए और 4 क्वेश्चन किए मैंने, एक भी नहीं बना। अब और कोई ज्यादा घबरा जाता, लेकिन घबराना नहीं है, काम रखना, खुद पे विश्वास रखना, हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मैं कर लूंगा, ठीक है। मेन चीज है अपना वो ऊपर बिलू कि पढ़ा है तो कर ही लेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो कभी भी घबराना, बीच में एग्जाम में कुछ भी हो, 4 क्वेश्चन नहीं बने तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा पहला सेक्शन हो गया था 42 मिनट में, फिर आ जाती पढ़ रखा तो आ ही जाएगी, 42 मिनट में फिर भी कर लिया मैंने, 18 मिनट तो फिर भी बच गए थे मेरे। ये मेन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो खुद पे विश्वास पूरा होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सागर प्रजापति 2021 से सिलेक्टेड हूँ CGST इंस्पेक्टर, और अभी फिलहाल मैं भुज में पोस्टेड हूँ, जो कि कच्छ कमिश्नरेट के अंडर आता है। अभी तो अंकुश सर और श्याम सर, संदीप सर ने सब कुछ बता दिया है, तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ के बारे में बताऊंगा, टाइमिंग के बारे में केवल, कि वो कैसे आती है। तो टाइमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का जो टेस्ट होता है हमेशा कभी भी नहीं छोड़ना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपको हमेशा यहीं आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे साथ में टेस्ट पेपर सॉल्व भी करना है और साथ में OMR सीट भी भरनी है। तो मतलब आपको कम से कम 5 से 7 मिनट उसे फिल करने में देने हैं, जो कि वहाँ आपका टाइम बैलेंस करेगा। जैसे कि हम सिस्टम के सामने बैठते हैं तो वहाँ हमको लगता है कि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा होता है, तो अपन यहाँ पे OMR सीट भरेंगे तो वो टाइम यहाँ पे मैनेज होगा आपका। तो इसलिए हमको सारे मॉक टेस्ट देने हैं जब तक आपका सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और हमारा टारगेट तो SSC CGL ही होता है ना वैसे, पर उसके अलावा हमको छोटे एग्जाम्स भी देखने हैं, जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, ये सारे एग्जाम्स हमारे टारगेट में होने चाहिए। हमें इनको क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमें इन्हीं से बूस्ट मिलता है, जिससे कि हम CGL फिर क्वालिफाई करने के लिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना ये चीजें, खासकर टेस्ट के बारे में, और छोटे पेपर को इग्नोर नहीं करना एक भी। बाकी तो सर ने सब कुछ बता दिया है, तो मैं ही कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। देखो आज जितना हम बोल पा रहे हैं, हमारे जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल में MP में शायद 100 इंस्पेक्टर होंगे GST में, सर के स्टूडेंट, मेरे ख्याल में। आज हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सर की बदौलत है। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और प्यार से हम बाबा बोलते हैं, है ना, तो बाबा के लिए जोरदार ताली एक बार फिर से हो जाए। और सर का आशीर्वाद लेते रहना, और हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना कभी नहीं भूले, इस चीज का ध्यान रखना। आज गुरु है, 6 साल हो गए, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है सर के, फिर भी सब लोग आज जुड़े हुए हैं, सब लोग एक ग्रुप में है, सब लोग सर सबसे बात करते रहते हैं। सर का ये बड़प्पन है कि सर सबके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के साथ भी वैसे ही रहेगा नेचर, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, पर सिलेक्शन होना कंपलसरी है ना, इस चीज का ध्यान रखो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। बात ये है कि ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, सारी बात का कंक्लूजन ये है, बुक्स जो भी हैं ये सब लोग, इनमें से श्याम है ये तो अभी यही है, ये यहीं रहते हैं, आप इनसे बार बार इनसे गाइडेंस लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 2.5 महीने की ये जो जंग है,
20 अक्टूबर लास्ट तक आपका एसएससी मेंस कंडक्ट करवा दिया जाएगा। 20 अक्टूबर से पहले, आज के टाइम से लेके 20 अक्टूबर, ये 2.5 महीने आपकी जिंदगी को बदल देंगे, ठीक है। और पूरी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए यदि 2.5 महीने तक, मतलब 2.5 महीने में कितने दिन होते हैं, 70-80 दिन होते हैं, 70-80 दिन तक आप यदि मतलब 24 घंटे में से 18-18 घंटे पढ़ाई करोगे तो भी वो कमी है, क्योंकि आगे वाले 60 साल को हसीन बनाने के लिए ये 2.5 महीने कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे संघर्ष नहीं बोलते हैं। संघर्ष वो होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक यदि हम कहीं जाके मजदूरी करते हैं, उसे संघर्ष बोलते हैं। ये कोई संघर्ष नहीं है, ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक ड्यूटी है जो सब लोगों को करनी है। आपसे पहले भी इन लोगों ने की है, अभी भी कर रहे हैं, और आपके बाद भी आने वाले स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि एसएससी की कट ऑफ से हमें आप बिल्कुल ये मत सोचिए, क्योंकि कट ऑफ पहले के टाइम पर होती थी, प्रीलियम सब क्वालिफाइंग हो गया है। जो चीजें आपको प्री में पढ़ी हैं वही चीजें आपको मेंस में पढ़नी है। कट ऑफ की हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, जिनका रो स्कोर 132-135 के बीच में है, जिनका रो स्कोर, जो भी यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूं, जिनका रो स्कोर 132 से 135 के बीच में है, 100% उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी का डिफरेंस जब बनता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि यदि कट ऑफ हाई जाती है तो ओबीसी और जनरल का डिफरेंस होता है, और यदि कट ऑफ लो जाती है तो ओबीसी और जनरल का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमेशा ये बात याद रखना कि कहीं आप सोचो जनरल कैटेगरी की बहुत ज्यादा, ओबीसी की बहुत कम है। आप इस बार देख लो 2022 में, ठीक है। तो यदि, क्योंकि 2022 में कट ऑफ ओबीसी की जनरल की दोनों की सेम ही कट ऑफ थी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं, और ये जो ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस, जैसे एक दो स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा है कि सर ईडब्ल्यूएस का हमारा मतलब बाद का बनाया हुआ है, तो डीओपीटी ने बहुत सारे ऐसे एक्सेप्ट किए हैं जो बाद के भी बनाए हुए हैं। आप उस चीज पर अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओबीसी में यदि जिनका स्कोर भी 120 प्लस है, वो बिल्कुल सेफ स्कोर है, आराम से अपने मेंस की तैयारी कीजिए। एससी एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो जो स्टूडेंट 100 या जो स्टूडेंट 105 के करीब जो स्टूडेंट है, वो बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर पर हैं। अब देखो, मैं एक चीज पहले बता देता हूं, आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हो सकता है 105 नंबर वाला प्री क्वालिफाई कर दे, और हो सकता है 130 नंबर वाला भी नहीं कर पाए। ये नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर बात है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आपके ये मार्क्स हैं, आप बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर में हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लगभग सेम ही समझे, कोई 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। 2.5 महीने है। एसएससी को अब जो मिनिमाइज करके बना दिया गया, ये 2.5 महीने का सिलेबस है। एसएससी कोई 5 साल की जंग नहीं है कि हम 5 साल के लिए लगे रहे। 2.5 महीने आपकी जिंदगी में वो काम कर देंगे कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बाकी अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करो, बस सब कुछ करवा रखा है, ईमानदारी से आपको सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। क्योंकि मैं इनको एक ही चीज कहता हूं कि एक भी हमारी सीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यही स्लोगन मेरा 2017 में था, यही स्लोगन आज 2023 में है कि ऐसा हमारी सीट में कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आ जाए जो हमारी सीट में नहीं हो, ठीक है। उसी पर ही मेहनत करते हैं और मेहनत की फसल है, इसीलिए आप लोग सामने बैठे हो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाय।